नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे यहाँ पेपर 1 और पेपर 2 साइकोलॉजी की प्रिपरेशन कराई जा रही है, यूजीसी नेट और जेआरएफ दोनों की। ओके, तो यहाँ पर आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड का यूनिट 1 जो है उसका पार्ट 1 है। ये टेस्ट सीरीज हम आज आज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए, आज की जो टेस्ट सीरीज है उसमें मैंने प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स थे उनमें से क्वेश्चंस लिए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज के क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने। आप लोगों को जिनको भी क्वेश्चन का आंसर आता है वो अपनी नोटबुक में नोट कीजिएगा, ताकि आपको भी पता चले कि आपको कितना आता है। ओके, प्रत्येक कक्षा के अंत में लघु सारांश को कहा जाता है। तो प्रत्येक कक्षा में लघु सारांश को हम क्या कहेंगे? आपके जो आंसर है आप अपने कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हो। ओके, तो चलिए इसका जवाब देख लेते हैं। इसका जवाब है भाषाई संकेत चिन्हांकन। ओके, इसका आंसर क्या होगा? भाषाई संकेत चिन्हांकन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम उच्च शिक्षा में शैक्षिक प्रौद्योगिकी अनुपूरण के विकास को सही सही प्रतिबिंबित करता है? इनमें से आपको क्रम बताना है। किसका क्रम बताना है? तो उच्च शिक्षा में शैक्षिक जो प्रौद्योगिकी अनुपूरण का विकास किया जाता है उसका सही सही क्रम आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या आएगा? आप खुद पहले आंसर देखिए। आपका आंसर आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो देखिए इसका आंसर है बी। इसका आंसर आएगा, जिसमें सबसे पहले क्या आएगा? पाठ्य पुस्तक अनुपूरक सामग्री आएगी। उसके बाद क्या होगा? अभिक्रमित अधिगम होगा। उसके बाद क्या होगा? मॉड्यूलर सामग्री होगी। और लास्ट में क्या होगा? ऑनलाइन विधियाँ होगी। ओके, तो यहाँ पर हमारा आंसर बन रहा है बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा कक्ष शिक्षण के संदर्भ में उस आधार भूमि को क्या कहते हैं जिस पर अधिगमकर्ताओं के बीच स्नेहिल और पारिपोषक संबंध बनाए जा सकते हैं? तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो कक्षा कक्ष शिक्षण होता है उसमें आधार भूमि को क्या कहेंगे, जिसमें क्या होता है? अधिगमकर्ता के बीच क्या होता है? स्नेहिल और परिपोषक संबंध बनाए जा सकते हैं। तो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे शिक्षक की भावात्मकता। क्या कहेंगे? शिक्षक की भावात्मकता। अगर शिक्षक के साथ भावात्मकता बढ़ेगी बच्चों की, तो क्या होता है? शिक्षक और स्टूडेंट के बीच का जो संबंध होता है वो कैसा हो जाता है? स्नेहिल और परिपोषक बन जाता है। ओके, तो यहाँ पर हमारा आंसर 20 तक करेक्ट आंसर। उसके बाद देखते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर कुछ सेट दिए हुए हैं। सेट 1 दिया हुआ है और यहाँ पर सेट 2 दिया हुआ है। आपको उसे क्या करना है? मैच करना है। ओके, तो आपको इसे मैच करना है। सबसे पहले यहाँ पर सेट 1 में देखते हैं। तो यहाँ पर है स्वायत्त विकास स्तर। दूसरा है बी। बी में है स्मृति स्तर। सी में है अवबोध स्तर और डी में है विमर्शी चिंतन स्तर। देखिए, स्मृति स्तर, अवबोध स्तर और विमर्शी चिंतन स्तर के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया। मेरा जो वीडियो है उसमें मैंने बहुत अच्छे से ये टॉपिक पढ़ाया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर स्मृति स्तर में आप खुद ही याद कीजिए। अगर आपने वो वीडियो देखे हैं तो आपको पता ही होगा कि उसका आंसर क्या आएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर स्मृति स्तर में क्या आएगा? आप याद कीजिए। तो हाँ, याद करना, स्मरण करना। अगर जहाँ आपको याद करना या स्मरण करना शब्द मिल जाए तो आपको आंख बंद करके स्मृति स्तर में उसे डालना है। अवबोध स्तर में मैंने आपको क्या बताया था? समझ समझ शब्द आ जाए या फिर उदाहरण गैर उदाहरण शब्द आ जाए तो आपको क्या करना है उसमें? अवबोध स्तर। और विमर्श चिंतन स्तर में आपको क्या करना है? समस्या का जो समाधान करने की बात आती है उसमें आपको विमर्श चिंतन स्तर में टिक करना है। ओके, चलिए हम यहाँ पर सेट 2 में सभी जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसे देख लेते हैं। पहले है पहला है समस्या उठाना और समस्या का क्या करना? समाधान करना। तो मैंने अभी बताया कि समस्या का समाधान कहाँ पर किया जाता है? तो चिंतन विमर्श स्तर में किया जाता है। तो हमारा यहाँ पर पहला क्या बनेगा? डी बनेगा। ओके, उसके बाद देखिए भाव और भावनाएं। तो इसे अभी यहीं पर रखते हैं। उसके
उसके बाद का देखते हैं तीसरा, तथ्यों और सूचनाओं को याद करना। देखिए मैंने आपको अभी क्या बताया कि याद करना, स्मरण करना, अगर ये वर्ड आ जाता है तो हम उसमें क्या लगा देंगे, उसमें स्मृति स्तर लगा देंगे। तो हमारे यहाँ पर अभी एक बाकी है, यहाँ पर तीसरे नंबर पर हमारा क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। उसके बाद देखते हैं चौथे नंबर पर क्या है, तो चौथे नंबर पर है तथ्यों और उनके उदाहरणों में संबंध देखना। तो मैंने अभी क्या बताया आपको कि उदाहरण या गैर उदाहरण या फिर आपको समझ जैसे शब्द दिखने को मिले तो आपको वहाँ पर क्या लगाना है, तो अवबोध स्तर लगाना है। तो यहाँ पर हमारा डी में क्या बन गया, सॉरी, यहाँ पर हमारा फॉर में क्या बन जाता है, यहाँ पर हमारा फॉर में बन जाता है अवबोध स्तर, यानी कि सी बन जाता है। ओके, अभी इसे हमें अच्छे से रखना है। अभी अब यहाँ पर क्या आ गया, भाव और भावनाएं जो है वो कहाँ पर आ जाएगी, स्वायत्त विकास स्तर में आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारा ए बन जाएगा। देखिए अभी अभी हमें हमने ये तय किया कि सेट 2 में कौन कौन सा, अब हम सेट ए की ओर चलते हैं। तो सेट ए की ओर हम चलेंगे। तो देखिए सेट सेट ए की ओर में ए में क्या आ गया हमारा, ए में हमारा आ गया 2 नंबर, क्या आ गया, 2 नंबर, भाव और भावनाएं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 नंबर। उसके बाद स्मृति स्तर में हमारा क्या आ गया, तो स्मृति स्तर में हमने क्या बताया था आपको, याद करना है, यानी कि तीसरे नंबर पर आ गया। ओके, तो स्मृति से बी में क्या आ गया हमारा, 3 आ गया। ओके, उसके बाद देखते हैं अवबोध स्तर। तो अवबोध स्तर में मैंने आपको क्या बताया, समझ समझ शब्द आ जाए या फिर उदाहरण गैर उदाहरण शब्द आ जाए तो आपको क्या करना है, उसमें समझ अवबोध स्तर में उसे डाल देना है, यानी कि यहाँ पर हमारा सी में बनेगा हमारा 4 नंबर। ओके, उसके बाद देखते हैं डी में क्या आएगा, विमर्शी चिंतन स्तर। तो उसमें मैंने आपको क्या बताया, समस्या या समस्या का समाधान जो करना होता है वो कौन से स्तर पे होता है, वो विमर्शी चिंतन स्तर में होता है। तो हमारे पास यहाँ पर आ गया 1। ओके, तो 2 3 4 1 कहाँ पर है, तो हमें पहले ए में हम लोग पहले ए में देखते हैं। तो ए में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1 है। ओके, तो हमें 1 नहीं, हमारे पास ए में क्या है, 2 है। तो यहाँ पर ए में 1 है, ये भी नहीं आएगा, और यहाँ पर ए में 2 है, और उसके बाद देखिए ए में क्या है, उसके बाद ए में 5 है। तो हमारा यहाँ पर आंसर कौन सा सही बनेगा, सी इज द करेक्ट आंसर। फिर भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, ए में 2 है, बी में 3 है, तो हमारे पास बी में 3 है, सी में 4 है, हमारे पास भी है 4। ओके, और डी में 1 है, तो हमारे पास भी डी में 1 है। तो हमारा यहाँ पर आंसर कौन सा सही बनता है, सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, उसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपको एक कथन दिया गया है और एक तर्क दिया गया है। ये देखिए, ये है आपका कथन है और ये उसका रीजन है। ओके, तर्क यानी कि उसका रीजन है। तो चलिए देखते हैं, पहले कथन पढ़ते हैं कि चर्चा के विषय के उद्देश्य को परिभाषित करना अनिवार्यतः कक्षा संप्रेषण का पहला कदम नहीं है। यहाँ पर क्या किया कहा है कि चर्चा का जो विषय होता है उसके उद्देश्य को अगर परिभाषित करना है, उसे अनिवार्यतः तो कक्षा संप्रेषण का वो पहला कदम नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पर ये बात कैसी है, सही है या गलत है, ये आपको बतानी है। ओके, उसके बाद देखते हैं उद्देश्य को स्पष्ट रूप में परिभाषित करने से विद्यार्थियों को विषय को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है। यानी कि अगर आप जो भी पढ़ा रहे हैं उसका उद्देश्य अगर बच्चों के सामने स्पष्ट कर दिया जाए तो क्या है, विद्यार्थियों को जो विषय को जो भी विषय हम पढ़ाने वाले हैं, जो कंटेंट उसे सिखाने वाले, वो क्या करेगा, वो बेहतर ढंग से उसे समझेगा, यानी कि उसे उस कंटेंट को उस सब्जेक्ट को पढ़ने में क्या होगी, समझने में उसे मदद मिलेगी। तो ये बात तो सही है। तो देखिए ये गलत है, क्योंकि कक्षा संप्रेषण का पहला कदम ही होता है कि चर्चा के विषय के उद्देश्य को क्या किया जाना चाहिए, परिभाषित कर देना चाहिए। जो यहाँ पर हमने देखा, तो उद्देश्य को अगर हम परिभाषित करते हैं तो बच्चे को उस सब्जेक्ट को उस टॉपिक को समझने में क्या होगी, मदद मिलेगी। तो यहाँ पर ये गलत है, और आर क्या है, उसका जो रीज़न बताया गया है वो रीज़न क्या है, सही है। यानी कि हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन
सही है। तो देखिए ये ए और आर दोनों सही है, तो पहले तो ये तो है गलत ही, क्योंकि हमारे पास ए गलत है और आर सही है। ओके, यहाँ पर देखिए ए और आर दोनों सही है और आर एक की स्पष्ट व्याख्या नहीं। तो देखिए यहाँ पर ए ही गलत है, तो ये तो दोनों का प्रश्न ही नहीं बनता है ना। और यहाँ पर सी में देखिए ए सही है लेकिन किंतु आर गलत है। देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, ए गलत है और आर सही है। तो यहाँ पर अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है, ए गलत है किंतु आर क्या है, सही है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या बनेगा, डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, यहाँ पर हमारा डी वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। उसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपको सूची दी गई है, उस सूची में से देखिए नीचे दी गई सूची में से एक प्रभावी शिक्षक क्या है, प्रभावी शिक्षक की उन योग्यताओं को चिन्हित कीजिए। प्रभावी शिक्षक की योग्यताओं को आपको क्या करना है, चिन्हित करना है, जो व्यक्तित्व और अभिवृत्ति से संबंधित है। क्या है, व्यक्तित्व, पर्सनालिटी और अभिवृत्ति से संबंधित है। तो देखिए नियंत्रण की संस्थिति, संप्रेषण, प्रबंधन, आत्म सामर्थ्य, शिक्षक का उत्साह और संगठित और व्यवस्था होना। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, जो शिक्षक की व्यक्तित्व और अभिवृत्ति को बतला रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, देखिए यहाँ पर हमारा आंसर बनने वाला है देखिए यहाँ पर एक तो शिक्षक का उत्साह भी आ जाएगा, फिर आत्म सामर्थ्य भी आ जाएगा, यानी कि डी और ई जहाँ पर है वहाँ पर हम उसे ढूंढेंगे, और नियंत्रण की संस्थिति। ओके, तो ये तीन वाले हमारे आंसर बनेंगे। यहाँ पर हमारा आंसर बनेगा नियंत्रण की संस्थिति, आत्म सामर्थ्य और शिक्षक का उत्साह। ये तीनों उसकी व्यक्तित्व और अभिवृत्ति को दर्शाता है। तो देखिए चलिए यहाँ पर कौन सा आंसर ए डी ई दर्शाता है। तो पहला तो ए बी सी है, तो ये तो हमारा गलत हो गया। उसके बाद देखते हैं बी में देखते हैं ए डी ई, तो हमारा यहाँ पर आंसर बन जाता है बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए उसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद का क्वेश्चन है, शिक्षण विधियों के स्पेक्ट्रम में निम्नलिखित में से किस संवादात्मक कहा जाएगा, किसे संवादात्मक कहा जाएगा। तो यहाँ पर जो दिया गया है उसमें से हम संवादात्मक किसे कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले प्रदर्शन विधि को कहेंगे, समस्या समाधान विधि को कहेंगे, चौकोर वार्तालाप विधि को कहेंगे, दल शिक्षण आधारित विधि को कहेंगे, अंतः क्रियात्मक प्रस्तुति को कहेंगे, या फिर अनुशिक्षण। इनमें से कौन सा होगा जिसे हम संवादात्मक कहेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा आंसर क्या बनता है, तो यहाँ पर हमारा आंसर बनेगा, यहाँ पर हमारा डी इज द करेक्ट आंसर बनेगा, यानी कि समस्या समाधान विधि कहेंगे वो उसमें संवादात्मक हो जाएगा। उसके बाद है ई, तो अंत क्रियात्मक प्रस्तुति भी क्या होगी, संवादात्मक कहलाएगी, और अनुशिक्षण भी क्या कहलाएगा, वो भी संवादात्मक कहलाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, उसके बाद देखते हैं। उसके बाद का क्वेश्चन है, किस शिक्षण स्तर में निम्न स्तर के अधिगम परिणामों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि निम्न स्तर का जो स्तर है, शिक्षण का स्तर है, वो कौन सा है। तो देखिए ऑप्शन है स्मृति पर, अवबोध स्तर, विमर्शी चिंतन स्तर, स्वायत्त विकास स्तर। तो यहाँ पर हमारा आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। स्मृति स्तर है वो क्या है, निम्नतर स्तर के अधिगम परिणामों पर क्या करता है, ध्यान केंद्रित करता है। उसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन प्रणाली नवोन्मेषी प्रैक्टिस की श्रेणी के अंतर्गत शामिल है। तो यहाँ पर ऐसी कौन सी प्रणाली है जो नवोन्मेषी प्रैक्टिस की श्रेणी के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा अधिगम परिणाम पर आधारित मूल्यांकन। ओके, तो डी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखते हैं, यहाँ पर सूची दी गई है। तो निम्नलिखित सूची में से ऐसे परीक्षणों को चिन्हित कीजिए जो शोध के संदर्भ में क्या है, इष्टतम कार्य निष्पादन परीक्षण की कोटि में आता है। तो जो अच्छे कार्य के परफॉर्मेंस की परीक्षण की कोटि में आता है, तो वो कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है व्यक्तित्व परीक्षण, प्रक्षेपी व्यक्तित्व परीक्षण, उपलब्धि। तो यहाँ पर देखिए उपलब्धि परीक्षण यस आएगा, अभिवृत्ति परीक्षण, बुद्धि परीक्षण और अभिरुचि
परीक्षण। तो यहाँ पर हमारा आंसर देखिए, हमारा आंसर कौन सा बनने वाला है। तो आप पहले आप ही खुद सोचिए कि ये कौन सा आएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए जो उपलब्धि परीक्षण है वो, बुद्धि परीक्षण है वो, और अभिरुचि परीक्षण, ये तीनों ही हमारा परफॉर्मेंस के आधार पर होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर बनेगा CEF, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, उसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में शिक्षक की वाणी के स्वराघात को कहा जाता है। अब कक्षा में शिक्षक की जो वाणी होती है उसका स्वराघात को हम क्या कहेंगे, तो उसके स्वराघात को हम पराभाषिक कहेंगे। क्या कहेंगे? पराभाषिक कहेंगे। उसके बाद देखते हैं, नीचे दिए गए अधिगम परिणाम की सूची में से ऐसे परिणामों का चिन्हित कीजिए जो उच्च स्तरीय परिणाम कहे जाते हैं। अब उच्च स्तरीय परिणाम हम किसे कहेंगे उसके बारे में आपको बताना है। तो तथ्यों और नियमों का अधिगम, विश्लेषण और संश्लेषण की क्षमता प्रदर्शित करना, जागरूकता, अनुक्रिया और मूल्यांकन, और डी अनुकरण, कार्यसंधान और सटीकता, ई अभिव्यक्ति, सहजीकरण, संगठन और चरित्रीकरण। तो यहाँ पर आपका आंसर कौन सा बनने वाला है, जरा आप खुद ही देखिए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारा आंसर बनेगा विश्लेषण और संश्लेषण आएगा। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पर अभिव्यक्ति और सहजीकरण भी आएगा, और संगठन और चरित्रीकरण भी आएगा। यानी कि B, E, F जहाँ भी है वो हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर देखिए ये में ही हमें दिखने को मिल रहा है B, E और F, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, A इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए उसके बाद देखते हैं। अधिगमकर्ता व्यवहार की उन विशेषताओं की पहचान कीजिए जो शिक्षण के अवबोध स्तर से संबंधित है। अब देखिए शिक्षण के अवबोध स्तर से जो संबंधित है उसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर आंसर कौन सा सही होगा, आप पहले सोचिए। तो यहाँ पर देखिए विद्यार्थी अपने स्वयं के शब्दों में तथ्यों और सूचना देता है। तो यस, यहाँ पर तथ्यों और सूचना देता है। उबोध स्तर में वो क्या करता है, जो भी स्वयं के शब्दों में क्या करता है, तथ्यों और सूचना देता है। विद्यार्थी तत्काल पढ़ाए गए सब तथ्यों को याद करता है। विद्यार्थी अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए स्वयं उदाहरण देता है। तो यस, यहाँ पर उदाहरण भी हमारे पास आ जाएगा। अवबोध स्तर में विद्यार्थी अनेक तरीकों से अर्थ की व्याख्या करता है, और विद्यार्थी पढ़ाए गए पाठ को सही अनुक्रम में क्या करता है, प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पर देखिए हमारा आंसर कौन सा बनेगा सही, तो हमारा यहाँ पर देखिए विद्यार्थी अनेक, यहाँ पर डी जो है वो भी आएगा, व्याख्या भी करता है। वो जब समझ उसमें आ जाती है तो वो व्याख्या कर सकता है किसी भी बात का। ओके, तो यहाँ पर वो क्या कहते हैं, तथ्यों को अपने शब्दों में तथ्यों को सूचना भी देता है। उसके बाद वो क्या करता है, स्वयं उदाहरण देता है, और उसके बाद वो क्या करता है, वो व्याख्या भी करता है। तो ACD हमारे पास आंसर है। ACD कहाँ पर है देखिए तो, हाँ ओके, चलिए डी इज द करेक्ट आंसर। ACD हमारे पास यहाँ पर डी में है। ओके, तो यहाँ पर डी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, सीखने के लिए अधिगम को प्रोत्साहित करने हेतु निम्नांकित में से कौन सबसे उपयुक्त होगा। तो देखिए सीखने के लिए अधिगम को प्रोत्साहित अगर करना है तो इनमें से कौन सा हमें उपयुक्त होगा। तो शिक्षा प्रौद्योगिकी उपकरणों का प्रयोग, अधिगम के अंतरण हेतु अवसर बढ़ाने हेतु शिक्षण आयोजित करना, विद्यार्थियों द्वारा दक्षता ग्रहण करने हेतु उन्हें कार्य सौंपना, या फिर निरंतर परीक्षाएं आयोजित करना। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा आंसर बनने वाला है बी इज द करेक्ट आंसर। क्या बनेगा, बी इज द करेक्ट आंसर। यानी कि अधिगम के अंतरण हेतु अवसर क्या करने चाहिए, हमें अवसर बढ़ाने चाहिए, ताकि बच्चों को ऐसे अवसर देने चाहिए ताकि बच्चे अच्छे से सीख सके। ओके, तो सीखने के अधिगम के लिए हमें उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए क्या करना चाहिए, हमें उसके अंतर्गत हेतुओं को हेतुओं के जो अवसर है उसे क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर हमारा आंसर बनेगा बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखते हैं दोस्तों,
चलिए उसके बाद क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नांकित में से किस आंकलन प्रविधि में अंतर्भूत प्रेरणा को बढ़ाने हेतु इष्टतम संभावना है। तो यहाँ पर ऐसी कौन सी आंकलन प्रविधि है जिसके कारण प्रेरणा को बढ़ाने हेतु इष्टतम संभावनाएं रही होती है। तो यहाँ पर हमारा आंसर बनेगा रचनात्मक आंकलन आधारित क्या मूल्यांकन। ओके, रचनात्मक आंकलन आधारित मूल्यांकन, जिसमें क्या होता है, प्रेरणा को बढ़ाने हेतु इष्टतम संभावनाएं होती है। ओके, तो यहाँ पर ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नांकित में से प्रभावी शिक्षण व्यवहार का आधार है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए, अध्यापक की मध्यस्थता में संवाद, जो शिक्षण को क्या पढ़ाया जा रहा है उसे समझने में मदद करता है। विद्यार्थी द्वारा दिए गए उत्तर के बारे में स्पष्टीकरण प्राप्त करना। विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया के बारे में अतिरिक्त सूचना की मांग करना। या फिर कम त्रुटि दर को बढ़ावा देकर विद्यार्थियों के आत्मसम्मान और सकारात्मक व्यवहार को बढ़ाना। तो यहाँ पर कम त्रुटि दर को बढ़ावा देकर, यानी कि उच्च सफलता को क्या करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। और विद्यार्थियों की जो आत्मसम्मान और जो सकारात्मक व्यवहार है उसको भी क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो दोस्तों आज के ये क्वेश्चंस थे, मैंने जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स में से लिए हुए थे। आई आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, समझ में भी आए होंगे। अगर समझ में नहीं आए हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिएगा, मैं फिर से आपको समझाऊंगी। ओके, और आज का ये टॉपिक हम यहाँ पर क्लोज करते हैं। और आप सभी को एक रिक्वेस्ट है, मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो उसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।